गुड इवनिंग। हम लोग फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसी लेक्चर में मैं मोशन का कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपसे, थोड़ा रिवाइज कराऊंगा उसको भी। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों को फोर्स क्या है ये सीखेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं, फिर ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग आज। तो लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वी डिस्क्राइब्ड दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब हमने किसी ऑब्जेक्ट का पढ़ा, तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका जो मोशन है वो किस कारण से होता है, ठीक है। क्या ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है, और क्या ऐसी चीज है जो अगर ना हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहीं से फोर्स का इंट्रोडक्शन होगा। फोर्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा आपने। तो देखो यहाँ पे, वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ये देखो, यूनिफॉर्म मोशन को क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपना स्पीड को चेंज नहीं करता है। अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज मोशन। तो यही चीज कि ये जो मोशन हो रहा है ना, इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये मोशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया लास्ट चैप्टर में, कि ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया, ठीक है। मोशन को कैसे स्टडी किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस को जाने, और फिर एनालिसिस किया कि अच्छा इस टाइम के बाद ये इस वेलोसिटी में पहुंचेगा, या इस टाइम के बाद ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन अब ये चैप्टर जो हम लोगों का है, ये इससे स्टार्ट हो रहा है कि ये जो मोशन है ये होता ही क्यों है किसी ऑब्जेक्ट में। सो वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक तो मोशन क्यों होता है, वाई मोशन, और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को यह पूछना है कि वाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, वाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। तो ये जो चैप्टर हम लोगों का है, इसमें इन्हीं क्वेश्चन को डील करेंगे। फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड द साइंटिस्ट्स एंड फिलोसफर। अब जैसे यही क्वेश्चन को लेके काफी टाइम तक लोगों ने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की थी पहले, ठीक है। तो अब जैसे कि एक बॉल है ग्राउंड पे, ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट। अगर थोड़ा सा इसको पुश करें बॉल को, तो अब आप ही बताओ कि अगर मैंने एक ग्राउंड में एक बॉल रखा हुआ है और उसको थोड़ा सा लात मार दिया तो क्या होगा। इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सिचुएशन 1 क्या है कि बॉल जो है वो रेस्ट पे है, उसके बाद उसको किक किया, तो बॉल जो है वो
ग्राउंड पे चलेगा। अब क्या होने वाला है, कुछ दूर तक चलेगा और फिर जाके रुक जाएगा। ठीक है, अगर बॉल को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहना है तो हमको बार बार पुश करना पड़ेगा या लात मारना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से एक साइकिल का एग्जांपल लो। कि साइकिल को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है तो हमें पेडलिंग करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, अगर मैंने पेडल मारना छोड़ दिया तो जो साइकिल है वो आगे जाके रुक जाएगा। अगर मैं यूनिफॉर्म रेट से पेडल मारता रहूं तो साइकिल भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल था जिसमें बॉल लिया, किक किया उसको, वो आगे मूव किया और रुक गया। और एक साइकिल लिया जिसको कंटिन्यूअस पेडल मारना पड़ रहा है आगे बढ़ाने के लिए। अगर पेडल मारना मैं रोक दिया तो साइकिल रुक जाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल अभी मैंने जो बताया इसको आप ध्यान में रखिए, इस पर अभी मैं और डिस्कस करूंगा। तब तक थोड़ा एनसीईआरटी रीड करते हैं कि ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। मतलब बॉल मूव फॉर एवर नहीं होगा, कुछ दूर जाके रुक जाएगा। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, लोगों को लगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या है, रुके रहना। अगर उसको मूव कराना है तो कुछ एफर्ट डालना होगा। ठीक है, तो एक इन्फ्रेंस, जब लोगों को लॉज ऑफ मोशन नहीं पता थे तब की बातें ये हो रही हैं कि नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, रेस्ट का, यानी कि रुके रहो, पड़े रहो बस। दिस रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो एंड न्यूटन डेवलप्ड एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। ये तब की बात है जब गैलीलियो और न्यूटन ने अपना अप्रोच नहीं दिया था। तब ये था कि नेचुरल स्टेट जो है वो ऑब्जेक्ट का रेस्ट है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था, जब हम लोग आपस में अपने इन्वायरमेंट में देख रहे थे कि किसी चीज को मारते हैं थोड़ा तो चलती है, नहीं तो रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उसका नेचुरल स्टेट है कि भाई रुके ही रहना है उसको। In our everyday life, we observe that some effort is required to put the stationary object into motion. और अगर वो एफर्ट छोड़ देंगे तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, जैसे कि ये साइकिल वाला एग्जांपल। ठीक है, so let us now ponder about force. What is it? In fact, nobody has seen it, nobody has tested or felt it. However, हमको उस फोर्स का इफेक्ट पता चलता है। ये फोर्स क्या है, कोई इसको देखा नहीं जा सकता है सबसे पहले, लेकिन इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम इसके इफेक्ट को देख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने फोर्स लगाया तो तुमने फोर्स को नहीं देखा, लेकिन कोई बॉक्स या बॉल को मूव होते हुए देखा, तो तुम ये बोल सकते हो कि द पर्सन हैज अप्लाइड द फोर्स, दैट्स व्हाई द बॉल और बॉक्स इज मूविंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को देख रहे हैं। और क्या देखा हमने, मूव होते हुए बॉडी को। ठीक है, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। अब जैसे पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग आर ऑलवेज ऑल द वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो फोर्स से क्या हो रहा है, मोस्टली ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है। अब अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity. अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इस ऑब्जेक्ट
कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देना जरूरी है। अब इस वेलोसिटी को आई हैव टू चेंज, ठीक है। अब जब चेंज करना है मुझे वेलोसिटी तो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो भी मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक बॉल अगर मैंने किक किया और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको मुझे तेज भगाना है तो और जोर से किक करना पड़ेगा, तो फोर्स अप्लाई किया। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मुझे इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो मुझे फिर से दोबारा पुश करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो क्या हम लोग इससे इन्फर कर सकते हैं कि जो फोर्स मैंने लगाया वो फोर्स से मैं क्या किया, या तो बॉल का स्पीड या वेलोसिटी को चेंज किया, या उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज किया, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज किया। तो फोर्स से ये दो चीज हो रही है। फोर्स इज अ पुश और पुल, जिससे कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता हूं। एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप। अब जैसे कोई स्प्रिंग है, यहां से पुल करो तो स्प्रिंग बड़ा हो गया, तो शेप चेंज हुआ इसका। या एक बैलून लो, उसको पुश करो, बैलून पिचकेगा थोड़ा, तो शेप चेंज हुआ। तो फोर्स को हम लोग देखे नहीं है डायरेक्टली, लेकिन वो क्या क्या काम कर रहा है मेरे सराउंडिंग में, इससे मैं फोर्स का अंदाजा लगा सकता हूं कि अच्छा फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है ऐसे। नाउ वी विल सी कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रिक्शन का आइडिया लेंगे। तो हम लोगों के एनसीईआरटी के बुक में एक एक्टिविटी है, उसमें क्या बोला गया है कि एक ब्लॉक को टेबल पे रखिए और उस ब्लॉक के दोनों एंड पे रस्सी बांधना है हमें। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि एक टेबल है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक के इस एंड पे एक रस्सी लगी हुई है और इस एंड पे एक रस्सी लगी हुई है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर सिर्फ ये रस्सी पकड़ के खींचोगे तो ब्लॉक मूव होगा, तो हो रहा है। अगर सिर्फ ये रस्सी पकड़ के ब्लॉक मूव करोगे तो होगा, तो मूव हो रहा है। लेकिन अगर दोनों रस्सी पकड़ के ब्लॉक को खींचने की कोशिश की है तो ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा, वो मूव नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है कि अगर एक ब्लॉक में फोर्स कुछ लगा दिया यहाँ पे एक डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को रोकने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है जो कि इस फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे देखो, फोर्स जब भी लगा रहे हैं तो या तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, जैसा हम लोग ने अभी पढ़ा कि फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो उसी तरह मान लो एक डायरेक्शन में ही सिर्फ फोर्स लगाए हो, तो जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया तो ब्लॉक मूव कर गया। तो इस सिचुएशन को बोला जा रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि ये जो फोर्स लगाया इसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है। और एक और सिचुएशन इसमें बताया गया कि एक ब्लॉक और उसके दोनों तरफ अगर हमने फोर्स लगा दिया इक्वल, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स लगा पहले, तो उसने जो इफेक्ट क्रिएट करना चाहा, इफेक्ट क्या क्रिएट करना चाहेगा, इस ब्लॉक को मूव करना चाहेगा,
उसको न्यूट्रलाइज कर दिया इस डायरेक्शन वाले फोर्स ने, और ब्लॉक रेस्ट पे रह गया। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोगों का एनसीईआरटी में है, वो है चाइल्ड पुशिंग द बॉक्स। एक बड़ा हैवी सा बॉक्स सरफेस पे रखा हुआ है एंड चाइल्ड इज पुशिंग। तो अब चाइल्ड पहले पुश किया तो बॉक्स नहीं मूव किया, बड़ा हैवी बॉक्स है, क्यों नहीं मूव किया? फोर्स तो लगाया उसने, पुश किया, तो क्यों नहीं मूव हुआ बॉक्स? जब हम लोगों ने अभी देखा कि अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो ब्लॉक मूव हो रहा था, लेकिन यहां पे देखा हमने कि एक डायरेक्शन में तो फोर्स लगा है लेकिन ब्लॉक नहीं मूव हुआ। तो दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर। ट्रू पिक्चर क्या है कि जब इधर फोर्स लगाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा और ब्लॉक रुका रह गया। अब ये जो ब्लॉक का सरफेस और जो जमीन का सरफेस होता है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। जब तक कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब ये ब्लॉक रुका हुआ है क्योंकि इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है चाइल्ड ने, और अपोजिट फोर्स लगा फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि चाइल्ड दोबारा से ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन ब्लॉक का और सरफेस का, इन दोनों का एक लिमिट होता है फ्रिक्शनल फोर्स देने का। उस लिमिट के बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा नहीं लगा पाते। तो क्या होगा, जब उस बच्चे ने फोर्स जो है इतना ज्यादा लगा दिया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिट से ज्यादा हो गया, तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो अब दो सिचुएशन क्रिएट हुआ। जब पहले बच्चे ने फोर्स लगाया और फ्रिक्शनल फोर्स उसको न्यूट्रलाइज कर पाया, तो वो केस होगा बैलेंस्ड फोर्स का। और जब छोटे बच्चे ने फोर्स जो है ब्लॉक पे वो ज्यादा लगा दिया, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस नहीं कर पाया, तो ये जो केस होगा ये अनबैलेंस्ड फोर्स का होगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ये ब्लॉक जो है ये मूव करेगा। तो कहीं पे भी अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है तो वहां पे मोशन होगा। अब जैसे साइकिल वाली बात जो थी, तो अब साइकिल में भी अगर मुझे अपनी साइकिल को कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो मुझे पेडल करना पड़ेगा। लेकिन पेडल करने का क्या मतलब हो गया, फोर्स अप्लाई करना। तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए। तो लेकिन साइकिल को तो कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए ही मुझे पेडल करना पड़ रहा है। तो यहां पे हम एक एंगल भूल रहे हैं, वो है साइकिल पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। साइकिल पे टायर्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली। इसी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे पेडल करना पड़ रहा है। अगर मैं पेडल करके इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर मैंने पेडल करते करते सिर्फ इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही अपनी फोर्स रखी तो मेरा साइकिल जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से। तो अब बोलोगे कि साइकिल पे तो पेडल किया, और पेडल किया तो फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं रही है, उतनी ही है। क्यों है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था और आपके पेडल करने के कारण आपने बस उस फ्रिक्शनल फोर्स को ही न्यूट्रलाइज किया। अगर आप और तेज पेडल करोगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जितना लग रहा है इससे ज्यादा फोर्स अगर आपने लगाया पेडल करते करते, तो इसको साइकिल जो है वो आगे की स्पीड में तेजी से जाएगी, बढ़ेगी उसकी स्पीड। तो ये एग्जांपल्स देखने के बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में।
एक मार्बल वाला एक्सपेरिमेंट हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दिया गया है कि ये एक हाइट है और ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, और एक बॉल को मैं इस हाइट से इस इंक्लाइंड सरफेस पे छोड़ता हूं, और अलग अलग सिचुएशन है। एक में मैंने इंक्लाइंड सरफेस यहां तक रखा है, एक में इंक्लाइंड सरफेस इधर तक है, एक मेरा स्लोपिंग थोड़ा कम है इसका, एक का स्लोप कम है। तो अब इस केस में क्या होगा कि बॉल जो यहां से नीचे गिरी ये इतना डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी और जो अपना इनिशियल हाइट था उसी तक पहुंचने की कोशिश करेगी और पहुंचेगी। दूसरे केस में क्या होगा कि बॉल जो है वो यहां नीचे आई, उसके बाद उसको दोबारा से यही हाइट गेन करनी है, तो इस हाइट को गेन करेगी, लेकिन ये कि इस बार ये स्लोप है तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगी। यहां पे कम ट्रेवल किया, ये ज्यादा ट्रेवल किया। तीसरे केस में उसको सेम हाइट गेन करना है, लेकिन वो यहां पे ज्यादा ट्रेवल करेगी, इससे भी ज्यादा। चौथे केस में भी सेम हाइट तक लाने के लिए उसको और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर इस स्लोप को मैं 0 कर दूं तब तो ये बॉल कभी उस हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और बॉल जो यहां नीचे आई वो चलती चली जाएगी। अब एक यहां पे पॉइंट है, जब बॉल स्लोप से नीचे गिर रहा है ना, तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है। इस डायरेक्शन में, लेकिन जब बॉल यहां पे मूव कर रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स जो है वो सरफेस के डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है। तो अब एक सरफेस ये था, इस सरफेस से बॉल गिरा और ये एक स्ट्रेट फ्लैट सरफेस पे चलने लगी बॉल। तो यहां से यहां तक जब बॉल ट्रेवल कर रही थी तो उस पर फोर्स ग्रेविटी का लग रहा था, जो कि उसके मोशन के अलाउंग उसका कंपोनेंट था, और वो स्पीड बढ़ा रहा था उसकी। और जैसे ही बॉल यहां पे टच करती है उसके बाद इस बॉल पे इस डायरेक्शन में, ये देखो ये डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। ग्रेविटी तो लगता है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए वो बॉल जिस स्पीड से यहां पे आई उसी स्पीड से मूव करती चली जाएगी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ दूर बाद जाके रुक जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स मैंने हटा दिया देन बॉल विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। तो ये गैलीलियो का आइडिया था। इसके बाद न्यूटन ने इस पे और डेवलप करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया कि ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट इज द स्टेट, तो इसको वो रेजिस्ट करेगा, वो मूव नहीं करना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो वो रुकना नहीं चाहेगा, वो करेगा कि मेरे को चलने दो। तो ये बोला गया है ए ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एंड अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर चल रहा है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से तो उसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में चलता ही रहेगा जब तक कि उसको हम लोग कोई फोर्स लगा के उसका स्टेट को चेंज ना करें। अगर ये रुका हुआ है, अब ये रुका रहेगा जब तक मैं फोर्स लगा के इसको मूव ना कर दूं। या एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है और ये मूव करता रहेगा जब तक कि मैं फोर्स लगा के उसको रोक ना दूं। तो जो पहले हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि जो नेचुरल स्टेट है रेस्ट का, वो गलत है। नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कि वो रुका ही रहे। नेचुरल स्टेट तो है कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में कंटिन्यू करे, चाहे रुका है तो रुका रहेगा, अगर इस यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो चलता रहेगा। मैं यूनिफॉर्म मोशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेट
एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि स्पीड बढ़ता हुआ मोशन तो तब आएगा जब उस पर फोर्स लगेगा। तो इसलिए ऑन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट एंड इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस कि हम कुछ फोर्स लगा के इसको रोक ना दें कि भाई तुम चलना शुरू करो या तुम रुकना शुरू करो। तो ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। और इसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। इन ए क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। कि ये उसका इनर्शिया, ये उसका नियति है, ऐसा समझ लो कि रुका हुआ है तो रुका रहेगा, हाँ, या फिर चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। तो ये उसकी इनर्शिया है। ऐसा एक वर्ड है इनर्शिया जो कि ये बताता है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर एंड ए क्वालिटेटिव वे टू डिस्क्राइब द स्टेट। ये क्वालिटेटिव वे है एक ऑब्जेक्ट के टेंडेंसी को बताने का। अब इसी इनर्शिया की बात मैं बोल रहा हूं। हम लोग आते हैं, इस इनर्शिया को एक्सपीरियंस किया है। जैसे बस चलती है और हम लोग बैठे हुए हैं, तो जब बैठे हुए बस चली तो हम अचानक पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मेरा ये अपर बॉडी जो है इसकी आदत है कि मैं रुका हुआ हूं तो रुका ही रहूंगा, मैं क्यों चलूंगा। लेकिन बस तो चली गई, तो बस चली गई तो हमें लगता है हम पीछे आए, लेकिन हम तो वहीं के वहीं रुके रहे। और जब ये पीछे का सरफेस टकराता है तो फिर हम साथ में चलते हैं इसके। सिमिलरली जब चलती हुई बस में ब्रेक अप्लाई होता है, तो मान लो ये बस का सरफेस है, यहाँ पे खड़ा है एक आदमी और ब्रेक अप्लाई हुआ, तो फ्लोर से जो फुट अटैच्ड है ये रुक जाएगा तुरंत। लेकिन ये ऊपर वाले बॉडी जो है इसको तो मूव करने की आदत है ना, तो ये रुकेगी नहीं, ये आगे धक्का लगेगा इसको। क्योंकि बाहर से कोई आदमी अगर देखे तो बस भी चल रही है और साथ में ये आदमी भी चल रहा है। अब बस रुक गई तो बस ने तो रोक लिया ब्रेक लगा के, फुट रुक गया, लेकिन ऊपर की बॉडी को रोकने के लिए कुछ ऐसा सरफेस नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए जर्क आता है। अब एक बार जरा मोशन लास्ट चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, और ये हर एक क्लास में थोड़ा पुराना लेक्चर भी रिवाइज किया करेंगे। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी एक बार बस जस्ट रिवाइज करते हैं। एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन। तो जब कोई बॉडी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है और आपको कुछ टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में इंक्रीज हुआ या इतने टाइम में डिक्रीज हुआ, और पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ, तो ये एक फॉर्मूला लगाना है। दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन तो वही पुराना, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तीनों फॉर्मूले को ध्यान में रखो और पुराने लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइज करो, और हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।